साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाषा विज्ञान पर महत्वपूर्ण एवं चुने हुए प्रश्नों का संकलन। इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भाषा विज्ञान पर आधारित हैं देखेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी ये भी सही है, भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये विकल्प असंगत है और यही हमारा सही उत्तर है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारे विकल्प हैं मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी, पैसाची। यहाँ हमें बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी खड़ी बोली वो शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो कि हमारे विकल्प सी में उपस्थित है, अतः हमारा विकल्प सी सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हमारे विकल्प हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। इसमें से हमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी पश्चिमी के अंतर्गत आते हैं और अवधी हमारा जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सही है डी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। यहाँ हमें बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी है, भोजपुरी नहीं है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो हमारा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन, भोजपुरी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है ब्रजभाषा, अवधी बोली, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो हमें बताना है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली। तो मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली ऑप्शन सी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी किसे कहा गया है? हमारे ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की जो बीच की कड़ी है वो कहते हैं अपभ्रंश को। ऑप्शन हमारा सही है सी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, वैदिक संस्कृत भाषा के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। हमारा विकल्प है वैदिक संस्कृत श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। दूसरा है इसमें 3 लिंग, 3 वाच्य, 8 विभक्तियाँ मिलती हैं। तीसरा है इसमें केवल 4 समास मिलते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार। और चौथा है क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि वैदिक संस्कृत के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहाँ पहला विकल्प असंगत है, वैदिक संस्कृत श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा नहीं है, संयोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक नहीं है। हमारे विकल्प हैं कच्चान, वर्ण रत्नाकर, मोग्गलान, सद्नीति। तो पाली भाषा के जो 3 व्याकरण हैं वो हमारे हैं कच्चान, मोग्गलान और सद्नीत। वर्ण रत्नाकर जो है पाली भाषा का नहीं है। हमारा ऑप्शन सही होगा बी। 9वां प्रश्न है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा का कौन सा विकल्प सही नहीं है? सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो मैं आपको बता दूं, सिंधी आपका जो है वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई। ऑप्शन सही होगा ए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुंदेली के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके असंगत का चयन करना है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित होकर ओकार बहुला बोली है। उरई, जालौन, हमीर, दतिया, चरखारी आदि में बोली जाती है। बुंदेली में लोक साहित्य का अभाव है।
राठौरी, लोधांती, बनाफरी इसकी उपबोलियां हैं। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो मैं आपको बता दूं, बुंदेली में लोक साहित्य का अभाव है, ये कथन असंगत है। लोक साहित्य इसमें भी पर्याप्त मात्रा में है। ऑप्शन हमारा सही होगा सी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाएगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है 343, 344, 348, 350। तो मैं आपको बता दूं, 350 अनुच्छेद में किसी राज्य की भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, बोली और उनके अन्य नाम का कौन सा विकल्प असंगत है? कौरवी खड़ी बोली, बुंदेली बुंदेलखंडी, डिंगल नाग भाषा, सभी संगत। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डिंगल को जो है वो हम लोग भाट भाषा के नाम से जानते हैं और पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला बोली नहीं है। कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, बुंदेली। तो यहाँ हमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आकार बहुला बोली नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बुंदेली। बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा ये ओकार बहुला बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे हैं ऋचा, सूक्त, उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनके परिशिष्ट को हम लोग उपनिषद कहते हैं और इनकी संख्या 18 है। हमारा ऑप्शन सही होगा सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोली और उनके अन्य नाम का कौन सा विकल्प सही नहीं है? ब्रज, अंतर्वेदी, छत्तीसगढ़ी, रीवाई, अवधी, कोसली, हरियाणवी, बांगरू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ी है उसे खलटाही और लरिया अन्य नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा असंगत है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, मगही, मैथिली, अंगिका। तो मैं आपको बता दूं, मगही, मैथिली, अंगिका ये आपकी बिहारी हिंदी की बोली है और बघेली आपका जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संकेत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, जी रिवेंज, नवारे। तो भाषा की उत्पत्ति का जो संकेत सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं रूसो। ऑप्शन ए सही होगा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। टवर्ग बहुला बोली नहीं है। ब्रजभाषा, जयपुरी, मेवाती, मालवी। टवर्ग बहुला जिसमें टवर्गों की बहुलता होती है वो टवर्ग बहुला कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां हैं वो टवर्ग बहुला हैं। हमारा ऑप्शन सही होगा ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश और उसके लिए प्रयुक्त किए गए शब्द और उनके प्रस्तोता का कौन सा विकल्प असंगत है? हमारे ऑप्शन है ड़ा भाषा किशोरीदास वाजपेयी, आभीर आचार्य दंडी, विभ्रष्ट भरत मुनि, संस्कृत योनि राजशेखर। तो अपभ्रंश के अलग अलग नाम दिए गए हैं और किसने कहा है उसका विकल्प दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संस्कृत योनि जो राजशेखर कहा गया है उसे संस्कृत योनि जो है अपभ्रंश को हेमचंद्र ने कहा है। ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रजभाषा के संबंध में असंगत का चयन करना है। इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसका केंद्र मथुरा और वृंदावन है। गंगा यमुना के मध्य भाग में प्रचलित ब्रजभाषा को ब्रजबुली कहते हैं। अलीगढ़, आगरा, धौलपुरी आदि इसके क्षेत्र हैं। तो यहाँ असंगत कथन जो है, गंगा यमुना के मध्य भाग में प्रचलित ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, मागधी शौरसेनीता वाक्य किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं दंडी, मार्कंडेय, भरत मुनि, हेमचंद्र। तो मागधी शौरसेनीता ये वाक्य हमारा
मार्कंडेय जी ने कहा है। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। संसद की भाषा और विधानमंडल की भाषा का उपबंध क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में है? 120, 210, 210, 120, 343, 350, 350, 343। तो संसद की भाषा और विधानमंडल की भाषा का उपबंध 120 और 210 में है क्रमशः। कहने का मतलब संसद की भाषा 120 और विधानमंडल की भाषा 210 में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली का वर्ग क्षेत्र, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार खा वर्ग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा द्रविड़ भाषी क्षेत्र गा वर्ग क्षेत्र। और द विकल्प हमारा है सभी संगत हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और इसमें सभी विकल्प सही हैं और ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कन्नौजी के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। इसका क्षेत्र पीलीभीत, शाहजहांपुर, इटावा आदि है। भारतीय इतिहास का पांचाल महाजनपद आगे चलकर कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उच्चारण में यह अवधि के बहुत निकट है। सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो असंगत कथन है वो मैं आपको बता दूं, उच्चारण में यह ब्रज के बहुत निकट है, अवधि के नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप निम्न में से किसकी रचना में मिलता है? हमारे विकल्प हैं हेमचंद, मार्कंडेय, अश्वघोष, भर्तृहरि। तो मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष की रचना में मिलता है। ऑप्शन हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। लौकिक संस्कृत के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन हैं, इसका रूप पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ लुप्त होने से इसकी संख्या 48 बची। जिह्वा मूलीय और उपधमानीय लौकिक संस्कृत की ध्वनि है, सभी संगत हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय लौकिक संस्कृत की नहीं, वैदिक संस्कृत की ध्वनि है। ऑप्शन हमारा सही होगा सी। बनाफरी किस बोली की उपबोली है? हमारे विकल्प हैं अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली। 27वां प्रश्न है, बनाफरी किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन सही होगा बुंदेली, सी ऑप्शन। अब चलेंगे 28वें प्रश्न पर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350। तो ये हमारा जो है प्रावधान अनुच्छेद 343 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 29वां प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। संज्ञा का मूल रूप और तिर्यक रूप एक ही बना रहता है। शब्द के मध्य में अंत अड़ा नहीं होता। प्रायः हिंदी के शब्द का मध्यगत ला परिवर्तित होकर या बन जाता है। सर्वनाम के प्रयोग में मैं और तू का प्रयोग कम होता है। तो यहाँ पर हमें जो बताना है असंगत, वो हमारा है ऑप्शन सी। प्रायः हिंदी के मध्यगत ला का परिवर्तन या में नहीं होता है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से एक नहीं है। संहिता, ब्राह्मण, श्रुति, उपनिषद। तो वैदिक संस्कृत के जो 3 भाग हैं वो हैं संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। श्रुति आपका जो है वैदिक संस्कृत के 3 भाग का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विकल्प गलत है। एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, करौली ब्रजभाषा, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया कन्नौजी भाषा, चमौली, उत्तरकाशी गढ़वाली, रतलाम, इंदौर, देवास मालवी। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया में कन्नौजी के स्थान पर आप बुंदेली लिख लेंगे तो ये
सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। बोलियों और उनके नामकरणकर्ता का कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौरवी राहुल सांकृत्यायन, डिंगल बांकीदास, मैथिली रेमंड, बिहारी ग्रियर्सन। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैथिली है उसका नामकरण कोलब्रुक ने किया। ब्रजबुली की बात करें तो ईश्वरचंद और रेमंड ने भोजपुरी का नामकरण किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विकल्प सही नहीं है। हमें बताना है रीवा जबलपुर मंडला बघेली, बनारस देवरिया छपरा अवधी, बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर दक्षिणी, रामपुर बिजनौर सहारनपुर कौरवी। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बनारस देवरिया छपरा, यहाँ पर अवधी के स्थान पर भोजपुरी होगा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 में है कि भोजपुरी के संबंध में असंगत का चयन करना है। यह मागधी अपभ्रंश से विकसित है। भोजपुरी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता रेमंड हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारीदास है। आरा चंपारण मिर्ज़ापुर पूर्वी फैजाबाद इसके क्षेत्र हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो मैं आपको बता दूं, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारीदास के बजाय भिखारी ठाकुर हैं। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा से संबंधित अधिनियम और उनके प्रकाशन का कौन सा विकल्प असंगत है? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ या केंद्रीय विधि अधिनियम 1970, राजभाषा नियम 1976। तो मैं आपको बता दूं, प्राधिकृत पाठ या केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? महज सरल क्वेश्चन है। 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। तो हिंदी दिवस ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल भी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 37। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में अथवा 1956 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी वो 1956 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हमारा सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन सही होगा मलयालम, हिंदी, गुजराती और मराठी आपकी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। बाल गंगाधर खेर को हम बीजी खेर भी कह सकते हैं और यही हमारा ऑप्शन उत्तर का सही विकल्प है। ऑप्शन सी, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर अथवा बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न संख्या 41। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 और 22। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो उत्तर सही है वो है 22 भाषा। ऑप्शन डी सही है। 42वें प्रश्न की तरफ चलें। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे, सुनीति कुमार चटर्जी। तो मैं आपको बता दूं, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ऑप्शन हमारा सही होगा डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है।
चौथा ऑप्शन हमारा है विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है। तो यही हमारा ऑप्शन असंगत है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन नहीं है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ढूंढानी बोली है, इसके ऑप्शन हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। तो ढूंढानी बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है या पूर्वी राजस्थानी बोली है। विकल्प सही होगा ऑप्शन बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन हमारे हैं पंजाबी, गुजराती, मराठी, पुरानी बांग्ला। तो मैं आपको बता दूं, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी सही होगा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो मैं आपको बता दूं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो जो ध्रुपद गायन है, ध्रुपद गायन शैली है, वो किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। याद रखेंगे ऑप्शन हमारा सही है ए। अब चलें अगले प्रश्न पर। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो मैं आपको बता दूं, टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन सही है सी, टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प हैं जिसमें आगे पीछे करके चारों भाषाओं को दिया गया है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, जो कि ऑप्शन ए सही है, वही हमारा उत्तर सही है। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि भाषा विज्ञान पर आधारित थी, यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के पास जो हिंदी विषय से किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें और देखते रहें हिंदी सर्वस्व को। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। देखते रहे हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।